हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी विज्ञान क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम नए क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, विद्युत धारा को। तो एक लेक्चर हमने इसमें देख लिया जिसमें हमने विद्युत धारा होता क्या उसका इंट्रोडक्शन देखा। तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा घनत्व, अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस किया था। ये आपका देखिए लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या, ओम का नियम। याद रखिए कि ओम का नियम से 3 से 5 नंबर क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में, 2 नंबर में, 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में, यानी 5 नंबर के सवाल इससे पूछे ही जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है ओम का नियम। मतलब इस चैप्टर में अगर आप ओम का नियम नहीं पढ़े ना, मतलब इस चैप्टर को ही नहीं पढ़े, ऐसे समझ लीजिए आप। तो इस चैप्टर में ओम का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। बस छोटी सी क्लास है, बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है। तो इस क्लास को पूरा शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपके बोर्ड एग्जाम जो अगर आप 2025-26 की तैयारी कर रहे हो तो आप वहाँ पर उस चीज़ को अच्छे से कर पाओ और एग्जाम में जो चीज़ आए उसको पढ़ पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, अगर आप चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपका हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देखिए, बात समझते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले ओम के नियम के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा कुछ इतिहास जान लेते हैं कि ओम का नियम आया कहाँ से। देखिए, ओम का जो नियम है वो एक वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम भी ओम ही था। उनका देखिए पूरा नाम क्या था। देखिए, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, यानी इनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1826 ईस्वी में विभिन्न चालक धातुओं के सिरों पर क्या किया, विभवांतर लगाया और उसमें प्रवाहित धारा को देखा। उसमें उत्पन्न धारा के लिए विभिन्न परीक्षण के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जो कि बहुत बड़ा नियम है। मतलब जो आपको वैसे बोल सकते हो तो आप विद्युत धारा में या फिर आप बोल सकते हो चालकों और धारा के बीच संबंध में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसी कहा जाता है ओम का नियम। अब ओम का नियम होता क्या है, इस चीज समझते हैं। देखिए, ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप और दाब, अगर आप कोई चालक लिए हो उसका ताप और दाब स्थिर रखो, परिवर्तित ना करो, जो भी है नॉर्मल टेम्परेचर पे ले लेते हैं, ठीक है, तो नियत रहे, तो चालक में उत्पन्न जो धारा होती है आई, धारा किसे लिखते हैं आई से, उसके सिरों के बीच विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती। मीन्स अगर कोई चालक आपके पास है, उस चालक के सिरों पर देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ बना दे रहे एक चालक, ये देखिए ये आपका एक चालक हो गया। ठीक है, अब इस चालक को यहाँ पर हमने क्या किया, किसी बैटरी से जोड़ दिया। इस चालक को हमने क्या किया, किसी बैटरी से जोड़ दिया। अब देखिए, इस चालक को हमने प्लस माइनस किसी बैटरी भी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, जिसके यहाँ भी वोल्ट, यानी यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया माइनस, इनके बीच क्या हो गया, विभवांतर उत्पन्न हो गया। इससे इसमें क्या होती है, धारा आई प्रवाहित होती है। तो जो धारा आई का मान होता है वो विभवांतर के अनुपाती होता है। मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, कि जो आपका भी है, भी ये अनुपाती होता है किसके, आई के। यानी विभवांतर जो है, उस सिरों का जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुपाती होता है। अब यहाँ पर देखिए, फिजिक्स में आप जब भी अनुक्रमपाती चिन्ह आते हो तो आपको फार्मूला चाहिए होता है, समीकरण चाहिए होता है, तो उसके लिए आप अनुक्रमपाती नहीं छोड़ सकते, तो कोई ना कोई नियतांक लगा। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर लिख दिया V बराबर R इंटू आई, जहाँ पर आपका R क्या है, जहाँ पर आपका R एक है नियतांक। अब बताइए कौन सा नियतांक है। तो देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो जहाँ R क्या है, R आपका है समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक और इसका मान। देखिए, ये जो आपका आर है ये क्या होता है, देखिए ये आपका है प्रतिरोध, ये क्या है, प्रतिरोध। और याद रखिए, जो प्रतिरोध होता है यह चालक का गुण होता है। किसका गुण होता है, चालक का गुण होता है। मीन्स यह न तो विभवांतर पर निर्भर करता है और न ही धारा पे, किस पर निर्भर करता है, चालक पर निर्भर करता है। प्रतिरोध यहाँ पे एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसका मल्टीप्लाई कर दिया तो भी बराबर आ गया आर आई, इसी कहते हैं ओम का नियम। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि आप इस चीज को बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, बिल्कुल भी, मतलब इसको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना है। तो यही आपका था ओम का नियम। अब देखिए, ये तो ओम का नियम, तो क्या उन्होंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया भी आ गया, नहीं। अभी आपने देखा कि हमें उन्होंने विभिन्न परीक्षण किए थे, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए, बहुत सारे निरीक्षण किए, उस चीज को देखा समझा तब जाके इस बात को बोला। और इसके लिए हम यहाँ पर ओम के नियम की उत्पत्ति को भी देखने वाले हैं। ओम के नियम क्या देखने वाले हैं, उत्पत्ति को भी देखने वाले। तो देखिए, यहाँ पर एक शब्द है क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, इसकी परिभाषा छोटा सा, उसको हम पढ़ा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध आर। विद्युत प्रतिरोध आर क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध एकदम सिंपल परिभाषा लिखा है कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है
तो उसमें क्या होता है कि चालक खुद एक अवरोध उत्पन्न करता है। चालक क्या करता है? एक अवरोध उत्पन्न करता है कि उसके धारा के प्रवाह में कुछ बाधाएँ उत्पन्न करता है। इसी बाधा को, इसी अवरोध को प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। समझ में आ गया? तो ये बताइए चालक का गुण है कि नहीं? किसी भी चालक को आप ले लो, अच्छा सा चालक, उसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध रहेगा। ये चालक का गुण है कि अगर उसमें धारा प्रवाहित होगी तो धारा के मार्ग में कुछ अवरोध उत्पन्न होगा और इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है? तो ये आपका था प्रतिरोध की परिभाषा, एकदम सिंपल सा। इसके बारे में अभी और डिटेल करेंगे। अब देखिए परिभाषा समझ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? ओम के नियम का निगमन या उत्पत्ति, कि ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है? इस चीज को समझते हैं। तो ओम के नियम की उत्पत्ति को समझने से पहले कुछ आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए आपको यहाँ पर एक फिगर ड्रा कर रहे हैं। इस फिगर के माध्यम से आपको हम पूरा हर एक टॉपिक अच्छे से clear करेंगे। देखिए ये आपका हो गया एक चालक, ये क्या हो गया आपका है? चालक। ठीक है? ये आपको हो गया एक चालक। अब इस चालक को हमने क्या किया? बाह्य परिपथ से जोड़ दिया। यानी इस चालक को हमने एक बाह्य परिपथ से जोड़ दिया। ठीक है? प्लस माइनस ये वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। अब देखिए सपोज कि यहाँ पर इस चालक की जो लंबाई है वो यल है। पूरा लंबाई कितना है? यल। इसका अनुप्रस्थ जो क्षेत्रफल है वो है कैपिटल ए। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए, लंबाई है यल, और इसके सिरे पर विभवांतर जो आपका भी है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। इसका क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध इसका होगा आर। इसमें प्रवाहित धारा है आई। प्रवाहित धारा क्या है? आई। देखिए जो प्रवाहित धारा है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को जो अनुगमन होगा वो आपका होगा वी। क्या होगा? वी। अब यार देखिए, यहाँ पर आपका प्लस है हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है। इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई। तो इतनी सारी चीज यहाँ पर होती है। विद्युत क्षेत्र के कारण ही यहाँ पर क्या होता है? विद्युत आपका विभवांतर उत्पन्न होता है। विद्युत विभवांतर से जो आवेश होते हैं वो एक नियत वेग से गति करते हैं, जिसे बोलते हैं अनुगमन वेग। तो हमने पिछले लेक्चर में धारा और अनुगमन वेग के बीच एक संबंध स्थापित किया था। क्या किया? धारा और अनुगमन के संबंध स्थापित किया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। उसका देखिए आपको क्या याद है? अगर याद है जल्दी से कमेंट में बताइए। कितने बच्चों को याद है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। जिन बच्चों ने क्लास को अटेंड किया है उनको डेफिनेटली याद होगा, और जिन्होंने नहीं किया है इस लेक्चर के बाद आप उस क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिए, क्योंकि इंट्रो था और इंट्रो में बहुत सारी चीजें बता दी जाती हैं जो आपको पूरे चैप्टर में काम आती है। ठीक है? तो अब देखिए आपका यहाँ पर होता क्या है। तो यहाँ पर जो धारा और अनुगमन में संबंध होता है, ठीक है, इसमें धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा और अनुगमन वेग में अगर संबंध की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर एकदम सिंपल सी बात होती है कि आपका आई बराबर होता है एन ई ए इंटू वी डी। आई क्या है? धारा है। एन क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन संख्या है। ई है इलेक्ट्रॉन प्रवेश, ये क्षेत्रफल है। और वी डी क्या है? वी डी यहाँ पर अनुगमन वेग, ये होता है। ठीक है? अब देखिए ये तो चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रियलाइज़ कराते हैं, एक्चुअल चीज़ें जो कि होती है यहाँ पर। देखो एक्चुअल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति क्यों की? जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए जब यहाँ पे विभवांतर भी लगा ना, जिसमें एक विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हुआ, और इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। तो अगर यहाँ बात की जाए इलेक्ट्रॉन पर बल, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र द्वारा, विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया, लगाया गया बल, अगर लगाया गया बल की बात की जाए तो देखिए जो बल होगा ये बराबर होता है आपका, वो होता है क्यू इंटू ई। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। देखिए हमने क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन पर, तो क्यू के स्थान पर ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यू के स्थान पर लिखेंगे ई। ई इंटू कैपिटल ई, ये बल हो गया। अब देखिए बल बराबर एक और फॉर्मूला होता है जो आप जानते हो, यह बराबर होता है आपका यम इंटू ए। यम क्या है? यम द्रव्यमान है, ए क्या है? त्वरण है। तो क्या है दोनों आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल सर इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या? यम ए बराबर ई इंटू कैपिटल ई। तो यहाँ से अगर आप एक वैल्यू निकालोगे तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी? ई कैपिटल ई अपान यम। ये आपका आ गया एक। किसकी वैल्यू आ गया? एक। सही है? क्लियर है? तो देखिए ये आपका ए वैल्यू आ गया। तो अगर यहाँ से हम गति का समीकरण लगाएं या गति का नियम लगाएं, तो वहां से हम क्या करते हैं? एक और चीज निकाल सकते हैं। क्या? देखो ये आपको समझ में आ गया। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी के लिए चांद का त्वरण पूछ लेता है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। अब देखिए इस तरीके से हम यहाँ एक चीज और निकाल सकते हैं। क्या? गति का प्रथम नियम लगाने से, गति के प्रथम समीकरण से, नियम नहीं प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण। तो अगर बात करें गति के प्रथम समीकरण की, तो गति के प्रथम समीकरण क्या होता है? तो गति का प्रथम समीकरण होता है देखिए आपका v बराबर u प्लस,
अब देखिए जब इस पर हमने विभवांतर नहीं लगाया तो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग शून्य था, यानी यू प्रारंभिक वेग जो था वो जीरो था। लेकिन हमने इसमें कुछ विद्युत क्षेत्र लगाया, विभव लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करना शुरू किया। उनमें एक त्वरण भी लगा, तो त्वरण के मान क्या है देखिए यहाँ पर। तो अगर इस चीज को अगर यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भी के साथ लिखते हैं वी डी, क्योंकि वी डी अनुगमन हो जाएगा। तो वी डी बराबर यू आपका है जीरो प्लस ए का मान क्या है, ए का मान देखिए आपका यहाँ पर निकला है ई कैपिटल ई अपान यम इंटू टी। टी देखिए आपने पढ़ा था क्या, यहाँ पर श्रांतिकाल, और श्रांतिकाल लिखते हैं टाउ से। तो ये आपका हो गया वी डी इजकल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं वी डी इजकल टू ई कैपिटल ई टाउ अपान। ये फॉर्मूला आपका आ गया किसका, ये फॉर्मूला आपका आ गया यहाँ पर वी डी ई इस कैपिटल ई टाउ अपान एम। तो ये आपका आ गया अनुगमन वेग भी। अब देखिए अनुगमन वेग भी का आपको यहाँ से फॉर्मूला का वैल्यू निकल गया। अब इसी वैल्यू को हमको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो इस चीज़ को हम देखिए नेक्स्ट पेज पे समझेंगे अच्छे से डिटेल में। तो नेक्स्ट पेज पे अगर चलते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि आई बराबर यानी ए इंटू वी डी है। अब यहाँ से वी डी की मान रखते हैं, वी डी की मान क्या था, जहाँ लिख सकते हो, जहाँ वी डी इजकल टू ई कैपिटल ई टाउ अपान एम। इस वैल्यू को अगर आप यहाँ रखते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा आई बराबर एन ई ए इंटू यहाँ पर आ जाएगा ई कैपिटल ई टाउ अपान या। अब देखिए इस चीज को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आई इजकल टू यन है, बिल्कुल सर यन रहेगा ही रहेगा, बोलिए रहेगा ना। हाँ अब देखिए एक ई यहाँ पर है और एक ई यहाँ पर है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ई स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है आपका ए कैपिटल ए, फिर यहाँ पर देखिए टाउ है और कैपिटल ई अपान, यहाँ पर नीचे आपका आ गया M। इतना चीज क्लियर है। अब इसके बाद देखिए एक बात और समझिए, यहाँ पर जो ई है ये विद्युत क्षेत्र है, और ई बराबर याद रखिए एक चीज और होता है क्या, कि ई बराबर आपका होता है वी अपान यल। ई बराबर क्या होता है वी अपान यल। ये कहाँ से आया देखिए, चालक की लंबाई कितना है यल, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना लगाया गया है भी का, कितना लगाया गया भी। तो विद्युत क्षेत्र पर मिला ई, तो ई का मान जो होता है वो विभवांतर बटे उसकी लंबाई के बराबर। तो यहाँ से आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो देखिए ई बराबर वी अपान यल। तो इस ई के साथ हम लेके देखें वी अपान यल तो क्या हो जाएगा, तो हमारा देखिए बन जाएगा यहाँ से आई बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब इसको लिख सकते हो अपान यम है ये है। अब देखिए इसके साथ लिख सकते हो मल्टीप्लाई, ई के साथ लिख सकते हो वी अपान यम। बोलो ये लिख सकते हो, बिल्कुल सही लिख सकते हो। अगर ये आप लिख सकते हो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा आई बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ वी अपान यम इंटू। बोलो ये लिख सकते हो। अब देखो आपको संबंध क्या चाहिए, आपको संबंध चाहिए भी बराबर आर है, तो यहाँ पर आई बराबर है, तो हम क्या करते हैं सबको भी को छोड़कर, देखो आप थोड़ा सा इंस्पायर हो जाओ, कहाँ से आपको लाना है। देखिए ओम का नियम क्या है, भी बराबर आर आई, मतलब भी बराबर आर आई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब देखो जो भी निकल रहा है सब आई बराबर है, तो हम भी को छोड़कर बाकी सबको इस तरफ पछाना कर दें। तो सबको इस तरफ पछाना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये एम एल नीचे तो ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो ये आपका हो जाएगा यम इंटू यम। अब देखिए यानी स्क्वायर ए टाउ नीचे आ जाएगा क्योंकि ऊपर है, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा भी के, और यहाँ पर आपका था आई मल्टीप्लाई। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम अच्छे से सही ढंग से लिख दे रहे हैं, देखिए इस चीज़ को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, भी बराबर यम यल अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में आई। तो क्या अब आप इस चीज़ को तुलना करो, अगर इसका तुलना करो किससे, आप इसका तुलना करो, देखो इसका तुलना करो आप भी बराबर आर इंटू आई से। तो यहाँ पर अगर तुलना करोगे तो देखिए पूरा जो वैल्यू है, पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है आर। क्या पूरा वैल्यू आर के बराबर है, हाँ सर पूरा वैल्यू किसके बराबर है आर की, पूरा वैल्यू आपका है आर के बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो भी बराबर आर इंटू आई, फिर क्या लिख सकते हो आर इंटू आई, और साथ ही नीचे आप लिखोगे आर बराबर, अब आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू देखिए यहाँ से आ गया यम यल अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू, ये आपका यहाँ पर इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये क्या आ गया इसकी वैल्यू। तो अब समझ में आ रहा है आपको कि देखो अच्छे से क्लियर कर लो कि भी बराबर आपका आर आई सब आ गया संबंध जो कि ओम का नियम था, और आर का जो वैल्यू है वो एम एल अपन एन स्क्वायर टाउ इंटू ए, तो ये फॉर्मूला आर का है। तो इस चीज इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है बीस है, यम क्या है इलेक्ट्रॉन के दरम्यान, यल क्या है चालक की लंबाई, ए क्या है क्षेत्रफल है चालक का,
एन और क्या एन आपका चालक में उपस्थित चरण संख्या, इस तरीके से सभी चीजें किसमें चालक में पाई जाती है, चालक के गुण है। इस तरीके से प्रतिरोध आपको किसमें करता है, चालक। ये आपका हो गया क्या, भी रहा आर आई ओम के नियम की उत्पत्ति। तो अब आप बताइए कि हर बड़ा क्लियर है किस तरीके से ओम का नियम सिद्ध किया, ये भी देख लिए। तो यही आपका होता है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार हम देखिए पीछे कर दे रहे हैं, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर यहाँ से, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर इतना क्लियर हो गया जल्दी से कमेंट में हमसे दिखा दीजिए। अब बोलिए क्या इसके आगे हम बढ़े, क्या इसके आगे हम बढ़े, बोलिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। इसके आगे देखिए अब क्या है, इसके आगे आपका है प्रतिरोध। अब देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ आपको परिभाषा बताया, प्रतिरोध को डिटेल नहीं किया। अब प्रतिरोध को डिटेल करते हैं। देखिए हमने यहाँ से एक चीज निकाल लिया, क्या, प्रतिरोध। तो अब प्रतिरोध निकाला तो देखो इस चीज में थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आप जानते हो विभवांतर भी है, और विभवांतर का मात्रा होता है वोल्ट, धारा आपका होता है आई, इसका मात्रा होता है एम्पियर। बट प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो हर एक बात अब हम डिटेल करते हैं इसको, प्रतिरोध को, विद्युत प्रतिरोध। अब देखिए यहाँ पर मैं छोटी सी बात पर समझाता परिभाषा को। अब देखिए किसी चालक की तरफ विद्युत धारा के प्रवाह में लाए गए मार्ग या में जो अवरोध होता है उसे बोलते हैं प्रतिरोध, जिसे लिखते हैं आर से। अब आर बराबर क्या होगा, तो देखो सिंपल पहली चीज आपको लिखते हैं, ठीक है। तो आपने अभी पढ़ा कि V बराबर होता है आर इंटू आई। यहाँ से अगर आर की वैल्यू आप निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बटा आई। V बटा आई आ जाएगा तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ से अगर आप मात्रा निकालेंगे, इसका मात्रक, तो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और याद रखिए वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर होता है किसके, ओम। और ओम का एक सिंबल होता है ये ओम का क्या है, सिंबल, ठीक है। ये आपका ओम का सिंबल है। और याद रखिए किसी परिपथ में प्रतिरोध दर्शाना होता है तो किसी परिपथ में प्रतिरोध को इस तरीके से दर्शाया जाता है, अच्छा। ये किसी परिपथ में प्रतिरोध को दिखाता है, ये इस तरीके से बनाकर, और यहाँ पर ओम का जो सिंबल होता है ये इस तरीके से होता है। और ये आपका इसका मात्रा होगा। अब मात्रा अगर निकाला तो बीमा भी निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए बीमा भी निकाल देते हैं ताकि आपको पूरा संतोष मिल जाएगा, नहीं सर हमने हर एक चीज निकाल दिया। चलिए बीमा की बात करें तो बीमा क्या होगा, देखिए वोल्ट, इसका मात्रा क्या होता है, इसका इसका बीमा होता है आपका यम एल पावर टू टी पावर -3 एक पावर -1, ये होता है। अब इसका आपका वोल्ट का हो गया अपान एम्पियर, एम्पियर का होता है ए। अगर इसको सॉल्व करेंगे बताइए क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा यम एल की पावर टू टी की पावर -3 और ए की पावर एक माइनस पहले से ऑलरेडी एक नीचे प्लस है लेकिन ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा -2। ये आपका हो गया प्रतिरोध का। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए ये प्रतिरोध की बेसिक चीजें थी, समझ लिया। और प्रतिरोध बराबर अगर आप फार्मूला देखना चाहोगे, रियल फार्मूला, देखो प्रतिरोध का रियल फार्मूला ये नहीं होता है। ये इसका रियल फार्मूला क्या होता है, इसका रियल फार्मूला आपका ये होता है, देखो क्या, आर बराबर, ये कैपिटल होता है याद रखिएगा, क्या, आर बराबर यम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू, ये एक्चुअल परिभाषा है प्रतिरोध का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल करते हैं बातों को। देखिए जो यम है ये इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान है, इसका मान निश्चित होता है। यन क्या है, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी निश्चित होता है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये भी निश्चित होता है। और टाउ है स्थिरांक, ये भी निश्चित होता है। लेकिन किसी चालक का जो यल और रे है ये क्या होता है, अल्टरनेट करता रहता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये मूव करता रहता है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। और ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हम इस, ये जो यहाँ पर लिखा है आपका, ये जो वैल्यू लिखी है यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये वाली, ये वैल्यू को एक अलग से नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। और इसको लिखते हैं, देखिए इसी चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आर बराबर, इस पूरे को लिख सकते हैं हम रो यल अपान ए, रो यल अपान ए। और जहां आप लिख सकते हो क्या, जहां रो आपका क्या है, रो बराबर आपका होगा देखो यम अपान एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। ये होगा और ये क्या है, ये आपका क्या है, अगर इस चीज को पूछा जाए कि नहीं बताइए सर ये क्या है, तो देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यहाँ पर आपका है क्या, ये आपका है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी चीज को कहा जाता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक। विशिष्ट प्रतिरोधकता ये किसी चालक का एक्चुअल गुण होता है, और लंबाई पर और आपका क्षेत्रफल पर क्या करता है, प्रतिरोध डिपेंड करता है, ये बदलता है। अगर एक ही समान प्रकार के चालक है उनकी लंबाई अलग अलग है या क्षेत्रफल अलग है तो प्रतिरोध अलग हो जाता है, लेकिन रो का मान सेम होता है क्योंकि ये चालक के एक्चुअल जो मान होता है, किसी भी चालक के लिए विशेष होता है मान, अलग अलग चालक के लिए अलग हो सकता है।
लेकिन एक ही चालक के लिए हमेशा ये समान होता है। ठीक है, तो ये रोड़ा क्या है, यम अपान यानी स्क्वायर इंटू टाउ। अब देखिए जितने आपको यहाँ पर कॉलम बनाए हैं ना, इन सभी कॉलम से याद रखिए चैप्टर 3, ये आपके लिए यहाँ पर एक जेपी स्टार बता दे रहे हैं, इस बात को यहाँ पे याद रखिए कि चैप्टर 3 जो है उसमें जितने फार्मूले बनते हैं ना, उन फार्मूलों पर सवाल आता है। क्या जेपी स्टार ये है कि चैप्टर 3 आपका जो है थ्री चैप्टर 3 के सभी फार्मूले सवाल आते हैं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं देता है, इसमें जो फार्मूला एक्चुअल में बन कर आता है लास्ट में ना, उसी फार्मूले को पूछता है। और बहुविकल्पी में बहुत ज़्यादा पूछता है बच्चों को फंसाने के लिए, क्योंकि वो फार्मूले को याद नहीं करते हैं। बहुत सारा फार्मूला हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। आप देख पा रहे हो कि ज़्यादा यहाँ फार्मूला बने नहीं है। जब से क्लास स्टार्ट हुई है आज की क्लास, तो ये फिर आई और ओम का नियम से हुआ, फिर एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, दूसरा फार्मूला बना, और फिर इस तरीके से एक दो इधर बने हैं, और आपका लास्ट में इधर दो। यही इतने फार्मूले हैं, लेकिन इन फार्मूलों को अगर आप याद करके जाते हो ना, तो आपका कन्फर्म है कि जो एमसीक्यू होता है बहुविकल्पी वो सही हो जाए। नहीं तो अगर यही जब गलती कर देते हैं बच्चे, नहीं कर जाते हैं, तो आगे उनको दिक्कत हो जाता है। ठीक, ये इतनी आती थी, क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं, तो देखिए यहाँ प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। बिल्कुल सर, हमने भी स्टार्टिंग में देखा था परिभाषा में, किसी चालक का जब आपका भौतिक गुण स्थिर था, निश्चित था, तब वो क्या था, सही था। लेकिन अगर तापमान बदल रहा है तब क्या होगा। याद रखिए प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, अगर तापमान बदलेगा तो प्रतिरोध का मान भी बदलेगा। तो अगर किसी चालक में ताप वृद्धि का प्रतिरोध आर का मान बढ़ जाता है, क्योंकि ताप में वृद्धि से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल घट जाता है। अब बात समझिए, श्रांतिकाल घट जाने से प्रतिरोध क्यों बढ़ जा रहा है, अब उसको आपको यहाँ पर रियलाइज करना, एक्चुअल फील आएगा। देखिए अब देखिए इस चीज को, फार्मूला को देखिए यहाँ पर, आर क्या है, एम एल अपान एन स्क्वायर इंटू टाउ। अब देखिए यहाँ से देखोगे तो आपका आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, श्रांतिकाल। अब कह रहा है जैसे आप क्या करते हो, तापमान बढ़ाते हो, तापमान बढ़ाते हो तो श्रांतिकाल क्या होता है, घट जाता है। और श्रांतिकाल घट जाने की वजह से प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होने का कारण बढ़ जाता है। तो श्रांतिकाल प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती है, ताप आप बढ़ाते हो तो श्रांतिकाल घट जाता है, जिसकी वजह से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये बात समझ में आएगी, तो ये यहाँ पर बात होती है। तो यही चीज अगर होता है, अब इसका फार्मूला वार्मूला कुछ होता है उसको देख लीजिए, ठीक है, एकदम सिंपल फार्मूला होता है। ठीक है, आपको पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं, फिर आपको एक्चुअल बता देंगे क्या क्या चीजें हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है, आर टी बराबर होता है आर नॉट 1 + अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये एक्चुअल फार्मूला होता है। यहाँ पर एक फार्मूला खुद होता है। अब सर इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन क्या है, अल्फा क्या है, टी क्या है, एक एक चीज आपको डिटेल करेंगे। देखिए कभी कभी ये फार्मूला से पूछता है, और कभी कभी आपको अल्फा पूछते हैं, यहाँ पर अल्फा, अल्फा क्या है, तो अल्फा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, फिर आपको हम हर एक टॉपिक बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। घबराइए नहीं, क्या क्या आ गया सब बताएंगे। चलिए पहले सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। इसको लिख सकते हो आप, देखो आर टी बराबर, यहाँ पे लिख सकते हो आर नॉट का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देखिए आर नॉट को 1 में मल्टीप्लाई करो तो आर नॉट ही रहेगा, और इसमें करोगे क्या हो जाएगा, प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब इसके बाद यहाँ पे निकाल सकते हो क्या, आर नॉट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आर टी, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा आर नॉट बराबर आर नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ से अगर अल्फा का मान निकालना हो तो दोनों को इसे पसंद कर देंगे, क्या आ जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट अपान आर नॉट इंटू डेल्टा टी बराबर किसको हो जाएगा, अल्फा। तो ये अल्फा का फॉर्मूला बनता है। और कभी कभी ना यहाँ पे आपको समय पूछता है, टाइम पूछता है, तो टाइम के लिए देखिए यहाँ पे डेल्टा टी लिखे, डेल्टा टी मतलब दो तापमान होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हो, क्या, देखो यहाँ सब चाह लिख सकते हो, आर टी माइनस आर नॉट अपान आर नॉट इंटू अल्फा बटे में आ जाए, आर नॉट अल्फा बटे में हो जाए आपका क्या, डेल्टा टी। अब डेल्टा टी भी कोई कोई पूछता है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, देखो क्या, डेल्टा टी लिख सकते हो आप टी टू माइनस टी वन, ठीक है, या टी टू माइनस टी वन या टी माइनस टी नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है। इक्वल टू आपका यहाँ से आ जाएगा आर टी माइनस आर नॉट अपान आर नॉट इंटू ये ये फॉर्मूला होगा आपका यहाँ पर। अब इस चीज को समझते हैं, एक ही बात को समझते हैं कि सर यहाँ पर आर क्या है, आर नॉट क्या है, अल्फा क्या है, टी क्या है, सब एक तो एक तरह से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं बातों को। तो देखिए अगर आपको बात की जाए आर नॉट, आर नॉट क्या है, ठीक, तो आर नॉट आपका देखिए है, ये आपका है शून्य ताप पर, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। उसके बाद अगर आप बात करें आरटी की, आरटी क्या है, टी डिग्री सेल्सियस ताप पर, देखिए इसको स्मॉल टी नहीं लिखे, कैपिटल टी लिखते हैं, ठीक है, टी डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध,
चालक का प्रतिरोध। तो ये आपका हो गया आर नॉट आर टी, समझ में आ गया। इसके बाद आता है आपका अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है आपका देखिए ताप गुणांक। ताप गुणांक ये क्या है? ये आपका किसी भी चालक का गुण होता है, चालक का गुण है ये अल्फा ताप गुणांक। और टी क्या है? टी आपका देखिए ताप में परिवर्तन, यहाँ पे जो टी आपका ये क्या है? तापमान। टी आपका है तापमान, ये आपका यहाँ पर ये चीजें हैं कि यहाँ सर, यहाँ पे जैसे आप पूछ रहे हो ना सर इसमें फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आ गई, तो वही चीजें आप लिखा है कि क्या यहाँ पर कैसे है। ठीक है, तो आर नॉट आपका 0 से तापमान होता है, टी आपका आर टी क्या होता है? किसी तापमान पर आपका उसका प्रतिरोध होता है। इस तरीके से अल्फा ताप गुणांक होता है और टी तापमान है। यहाँ पे T1 T2 लिखा है, मतलब दो तापमान होते हैं, एक पहला होता है एक दूसरा होता है, तो दो तापमान होते हैं, तो इस तरीके से फॉर्मूला आता है। तो ये आपका होता है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल सर, आसान था, सिंपल था, अच्छे से क्लियर हो गया हमको। अब इसके बाद एक अलग टॉपिक आता है क्या? देखिए, तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। अब देखिए तार को जब खींचते हैं तो प्रतिरोध कुछ प्रभाव पड़ता है। इसका डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम काफी सारी चीज देखने वाले हैं। और साथ देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस की नीड होती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करा देंगे। और साथ ही क्या चीज होती है, कैसे होती है, ये भी चीजें हम देखने वाले हैं। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ताकि आप थोड़ा डिटेल पढ़ पाओ, थोड़ा ज्यादा समझ ले पाओ। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते क्लास को। ठीक है, तो आज का मेन क्लास का देखिए मोटिव क्या था? मेन था आपका ओम का नियम समझना। तो ओम का नियम का निगमन बहुत जरूरी आपके लिए है, किस तरीके से हुआ है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका प्रतिरोध पर जो चालक के तार खींचने पर, जैसे कोई तार है छोटा है अभी, उसको आप खींच दिए तो लंबा हो गया, तो क्या प्रतिरोध बदलेगा कि वही रहेगा? इन जरिए पर बात करेंगे हम नेक्स्ट में। तो अगर चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से हमको पता चलता है कि नहीं आपको चीज़ें समझ में आ रही। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट में बताइए। कोई भी आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम हो उस कमेंट में बताइए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो उस पर एक अलग से वीडियो आ जाएगी, बन जाएगा उस पर एक वीडियो, ताकि आप उसका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो ऐसे नहीं रहते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।